दोस्तों, आज हम आए हैं कन्नौज के म्यूज़ियम में। ये कन्नौज का म्यूज़ियम है, आप देख सकते हैं। मैं कन्नौज के म्यूज़ियम में खड़ा हूँ और आज हमारे साथ हैं इतिहास के प्रसिद्ध जानकार कन्नौज के विकास अवस्थी जी। तो सर, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ इतिहास में रुचि रखने वाले आदर्श पांडे जी हमारे साथ हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और यहीं पुरातत्व विभाग से संबंधित हैं, इसी म्यूज़ियम के ही कर्मचारी हैं आनंद जी। और भैया हमारे साथ इसी म्यूज़ियम में ये भी कर्मचारी हैं, नवाब शेर साहब जी हैं। तो आप सभी का स्वागत है। तो ये लोग हमें म्यूज़ियम की जानकारी देंगे और इस म्यूज़ियम के बारे में बताएंगे कन्नौज का क्या कितना इतिहास है। कन्नौज का संपूर्ण इतिहास इसी म्यूज़ियम में स्थापित है। तो चलिए विकास जी, शुरू करते हैं फिर। जी बिल्कुल, कन्नौज के नक्शे से वीडियो शुरू करते हैं। हाँ जी, आइए। सबसे पहले विकास जी, आप हमें ये बताएं, ये कन्नौज का पूरा जो है मानचित्र है इतिहास का। जी। तो ये चारों दिशाओं का मानचित्र है, कहाँ पर क्या ऐतिहासिक चीज़ें हैं, इसके विषय में कुछ समझाएं। देखिए, पहले तो आप आपके पीछे कन्नौज जो है अलग अलग समय में अलग अलग नाम से जाना गया था, तो उसके नाम की लिस्ट लगी हुई है कि कब कहाँ पे कौन सा नाम। इधर थोड़ा कैमरामैन को दिखाएं। कन्नौज के प्राचीन नाम हैं ये कुशिक, गादीनगर, गादीनगर, कुशस्थली, कुसुमपुर, इंद्रपुर, महोदय, कन्याकुब्ज, कानकुब्ज, कन्नौज और कन्नौज वर्तमान समय में जो है ये कन्नौज है। जी जी। अभी आते हैं इसके नक्शे पे, तो आप देख रहे हैं कन्नौज का जो बिल्कुल उत्तर और दक्षिण एरिया है, वहाँ पे चिंतामणि मंदिर, चिंतामणि के नाम से गांव ही बसा हुआ है। ये वहाँ का मंदिर है और कहा जाता है कि भगवान राम जी जी यहाँ पे खुद आए थे और यहाँ पे स्नान किया था। उनके चरण चिन्ह इस मंदिर में जी स्थापित हैं। तो ये चिंतामणि मंदिर को उनकी जो चिंता थी उसका यहाँ हरण हुआ। और चिंता थी रावण के वध के बाद जो ब्रह्म हत्या का दोष लगा था, वो उनकी चिंता यहाँ पे आके जब उन्होंने पूजा पाठ अनुष्ठान किया तब जाके उनका हरण हुआ। तो चिंतामणि ये बिल्कुल उत्तर दिशा में है। हाँ, कन्नौज के उत्तर दिशा से। जी। फिर वहाँ से आ जाते हैं, वहीं पे ये हाजी शरीफ दरगाह पड़ती है। फिर आ जाते हैं बलखंडीनाथ मंदिर जी, रोजा मीर सैयद, ये जैन मंदिर, कई जो कन्नौज शहर में जो भी हैं मंदिर और धार्मिक स्थल, ऐतिहासिक स्थल, वो सारे इस नक्शे में यहाँ पे दिए हुए हैं। और इसके शहर के बाहर बाहर काली नदी भी निकली हुई है, ये देख सकते हैं आप, गंगा नदी भी। अच्छा विकास जी, एक चीज मुझे समझ में नहीं, ये सूरज कुंड जो लुप्त दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है? कन्नौज शहर के बीचों बीच में एक नदी बहती थी किसी टाइम पे, आज पाटन नाला के नाम से उसको जाना जाता है जी। इसका उद्गम स्थल मकरंद नगर जो रेलवे स्टेशन है, कन्नौज सिटी रेलवे स्टेशन है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कुंड था, सूर्य कुंड के नाम से जाना जाता था। और वो रेलवे लाइन को पार करते हुए शहर के बीचों बीच से होकर ये जाके काली नदी में आके ये मिलता जाके चित्रा नदी इसी को कहते थे। हाँ, ये चित्रा नदी का उद्गम स्थल है और ये पूरी नदी है जो आज पाटन नाला के रूप में तब्दील हो चुकी है पूरी तरीके से। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों, अब हम जिस जगह पे आए हैं, ये आपके सामने बोर्ड लगा हुआ है, उत्खनन यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कन्नौज जनपद में स्थित सम्राट जयचंद के किले के रूप में प्रसिद्ध टीले का उत्खनन कार्य जो राज्य पुरातत्व विभाग एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में संपन्न हुआ है। ये उसी टीले की बात कर रहे हैं जिसे हम आपको पहले वीडियो में दिखा चुके हैं। विकास जी भी हमारे साथ रहे थे। तो विकास जी इस विषय में आपको बेहतर समझाएंगे, इसका मतलब क्या है और ये टीले के बारे में जो आपने ये म्यूजियम में ये एक चित्रण दिखाया गया दीवार में। जी एक व्यक्ति बैठे हैं और इनके पास टूटे फूटे बर्तन टाइप के चीजें हैं, टीला टाइप का दिख रहा है। जी जी। ये इस चीज का प्रमाण है, प्रतीक है कि ये जो कन्नौज में टीला है, ऐतिहासिक टीला है, जयचंद का टीला है, वहाँ से बहुत सी मूर्तियाँ, बहुत से उस समय जो पात्र चलते थे, बर्तन चलते थे मिट्टी के, वो सारी चीजें इस म्यूजियम में संरक्षित करके रखी गई हैं। और इसमें बताया गया है, ये जो आपने यहाँ देखा 18 अक्टूबर 1995 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी जी, उन्होंने 1955 में यहाँ पे टीले का उत्खनन करवाया था। कुछ हिस्सा उसका खुदाई हुआ था जिसमें बहुत सी मूर्तियां और बर्तन निकले थे उस समय के, जिनको यहाँ संरक्षित करके रखा गया। ये उसी का प्रतीक के रूप में यहाँ पे चित्रण किया गया है। अच्छा विकास जी, ये नंबरिंग जो पड़ी हुई है, चित्रित धूसर पात्र परंपरा, मौर्य काल, शुंग काल, कुषाण काल, गुप्त काल, उत्तर गुप्त काल, ये सब इसी कन्नौज से संबंधित है क्या? हाँ, कन्नौज संबंधित है। और अलग अलग काल के समय में अलग अलग जो टेराकोटा बर्तन, जो खिलौने मिले हैं, वो सब संरक्षित करके रखे गए हुए हैं। इसी क्रम में वो आपको आगे चल के दिखाएंगे। यहाँ बाकायदा केस, शीशे के केस में उसको रखा गया। चलिए। दोस्तों, जैसे ही हम इस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर चढ़े म्यूजियम के, तो मुझे सबसे पहले एक बहुत बड़ी सी मटकी दिखाई दी है और इसके बाहर जो बोर्ड लगा हुआ है कुषाण वंश, ये 78 ईस्वी से 230 ईस्वी तक के बीच की शायद रही होगी, क्यों विकास जी? बिल्कुल। और ये मिट्टी की बनी हुई है। तो इस मटकी के विषय में विकास जी से मैं कहना चाहूँगा, कुछ बताएं हमारे दर्शकों को।
देखिए जो कुषाण वंश लिखा है, जो पहले के टाइम पे ना तो हैंडपंप होते ना पानी का दूसरा कोई संसाधन होता था, जो जब लोग निकलते थे जी तो रास्ते में हमें लगता है जैसे आजकल प्याऊ बिठा ले जाते घड़े लगा के छोटे छोटे, उस टाइम पे पानी ठंडा रखने के लिए ऐसे बर्तनों का इस्तेमाल होता था राहगीरों के लिए, और इनको आधा जमीन में गाड़ के रखा जाता था जी और आधे से पानी निकाला जाता था। तो म्यूजियम में ऐसे 2 घड़े यहाँ पे थे, विशाल का है घड़े, जी 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 जिसमें से एक यहाँ लाते वक्त रास्ते में टूट गया था, दूसरा सुरक्षित यहाँ पे आ गया, तो इसको यहाँ पे रखा गया है लोगों को देखने के लिए। अच्छा, ये कम से कम 500 लीटर का होगा? हाँ, इससे कम तो नहीं होगा निश्चित तौर पर। 200 लीटर का है, 2000 लीटर का है। अच्छा, कुछ आप भी जरा इसके बारे में बताएं, कुछ आपको विशेष जानकारी अगर हो। सर को ज़्यादा जानकारी है, चलिए सर आप ही कुछ और कंटिन्यू कर दीजिए इसके तो ये बस वही हमें लगता है पानी से ही संबंधित था, और पानी पीने के लिए जो रास्ते में लोग निकलते थे, कई स्थान बना दिए गए थे, जी जी तो उससे पानी भरा जाता था, स्वच्छ पानी, ठंडा पानी इसमें राहगीरों के लिए होता था, सैनिक निकलते थे, बाकी लोग निकलते थे। अच्छा, ऐसा भी व्यापार का भी बड़ा केंद्र रहा कन्नौज, तो व्यापारी भी यहाँ ऐसा भी हो सकता है इसे जमीन में गाड़ के रखा जाता है और उस चीज़ अपने आप यहाँ कुएं टाइप के, टंकी टाइप की बनाई जाती है। जमीन में आधा गाड़ने का मकसद ये होता था कि ठंडा बना रहे नीचे नमी थी उसको ये सोखे और पानी ठंडा करे उसका। हम शुरुआत करते हैं मौर्य वंश की। मौर्य वंश आपको बता दें 321 ईस्वी पूर्व से 184 ईस्वी पूर्व तक रहा, और कन्नौज का भी मौर्य वंश से इतिहास जुड़ा हुआ है। ये मौर्य वंश से संबंधित कुछ यहाँ अवशेष रखे हुए हैं जो कन्नौज में खुदाई के दौरान मिले थे, तो इन्हीं पे हम बात करते हैं और आपको दिखाते हैं क्या क्या अवशेष मिले हैं। विकास जी थोड़ा कंटिन्यू आप करें और इसके बारे में हमारे दर्शकों को समझाएं। देखिए, अलग अलग समय के अलग अलग टेराकोटा रखे हुए हैं। ये मातृ देवी जो है शायद मातृ देवी सिंधु सभ्यता में भी इसका कुछ प्रमाण मिलता है। इस टाइप की चीजें हैं। जब इसमें अभी बहुत से आगे आप देखेंगे, पहले जो बाल खींचने के, कंघी करने के स्टाइल होता था, स्त्रियों का श्रृंगार करने का स्टाइल होता था, वो सब दिखेगा अलग अलग टाइम के, अलग अलग समय का। ये यहाँ तक है मौर्य वंश जी, और इसके बाद है ये शुंग वंश। हाँ, ये उस समय खिलौने कैसे इस्तेमाल होते थे, हाथी घोड़ा, ये उनकी ये सब मौर्य वंश के हैं। हाँ, ये और ये इधर शुंग वंश है। शुंग वंश, शुंग वंश ये है 184 ईस्वी पूर्व से 75 ईस्वी पूर्व तक। ये शुंग वंश के संबंधित जो यहाँ पर रखे हुए हैं गजलक्ष्मी, मातृ देवी, और ये अपना ये भी गजलक्ष्मी की ही प्रतिमा है। ये तरह तरह की मतलब जो है अलग अलग प्रतिमा उसी। अच्छा, ये सब मिट्टी की हैं पत्थर की हैं? हाँ, सब मिट्टी के, पत्थर का तो अंदर मूर्तियां हैं वो। जी जी, अष्टधातु की भी यहाँ मिली कुछ मूर्तियाँ हाँ, इसी टाइप की हैं। अच्छा, वो इसमें क्या नाम, मौर्य वंश और शुंग वंश में नहीं मिली अष्टधातु की। तो ये यहाँ तक हमारा शुंग वंश था। अब आगे चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं कुषाण वंश पर, और ये 78 ईस्वी पूर्व से लेकर 230 ईस्वी पूर्व तक रहा है, और हमारे साथ अरविंद जी भी हैं। अरविंद जी कुछ कुषाण वंश के बारे में हमको बताएंगे। कुषाण वंश में यहाँ पे हेयर स्टाइल सिर के लिए दिया गया है जी, और सिर में यहाँ से बारीक तार से इसमें जो है जी जी डिजाइन दिया गया हुआ है। जी जी और इसमें नीचे गले में जी होल, यानी ठोस नहीं है, होल बनाया गया है जिससे इसे किसी उसके ऊपर हैंग किया जा सके। जी, यहाँ पे यह डेवलप हुआ है। देखिए, सीधी सी बात, आज की भाषा में समझिए, आपने हेयर स्टाइल की बात करी है। पार्लर में महिलाएं जाती हैं, अलग अलग चित्र दिखाए जाते हैं उनको कि किस टाइप का आपका जोड़ा लगाना, कैसे बाल करना है। जी, वो यहाँ पे मूर्तियों के माध्यम से दिखाया गया है, और ये मूर्तियों में नीचे जो गर्दन टाइप की बनाई गई है, ये अलग अलग रखने का उसका तरीका होता है। तो ये आप देखेंगे अलग अलग केस विन्यास बोलते हैं, जी जी, हेयर स्टाइल, उसको दर्शाया गया है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों का है? हाँ, दोनों का है। दोनों का अलग अलग हेयर स्टाइल हाँ, है। दोनों का है। अच्छा, ये भी कुषाण वंश से ही संबंधित हैं ये सब? हाँ, ये उसी टाइप। ये घोड़ा हाथी ये सब अपने कन्नौज में ही मिले थे? यहाँ जो कुछ भी है सब कन्नौज का ही है टोटल। चलिए अब आगे आपको दिखाते हैं। तो वंश 319 ईस्वी पूर्व से 550 ईस्वी पूर्व तक कन्नौज में ये जो गुप्त वंश का इतिहास रहा है, इसमें चामुंडा देवी की मूर्ति रही है, त्रिभंग मुद्रा में स्त्री की आकृति है, पुरुष शीर्ष है, और यहाँ पर सिंह आकृति, झुंझुना, बंदर, ये तमाम प्रकार की चीज़ें मिली हुई हैं। तो अरविंद जी कुछ बताएं इनके बारे में हमारे दर्शकों को। ये यहाँ से पत्थर स्टार्ट हो जाता है जी, वहाँ का मिट्टी का था। जी जी, इसमें जो केस विन्यास का दिया हुआ है पूरा जी, ये यहाँ पर जी। अब उसके बाद में ये पत्थर का है। ये चामुंडा देवी जो है, इनके विषय में कुछ जानकारी है? विशेष जानकारी नहीं, ये कोई जैसे चामुंडा देवी पूजा पाठ का इनका कोई मंदिर है, उसकी मूर्ति है जो चामुंडा देवी की हम पूजा करते हैं, वो देवी हैं? फिलहाल वही है। फिलहाल वही है। ये उनका सर मिला हुआ है, बाकी मूर्ति का धड़ शायद गायब है, नहीं मिला। ये किस जगह खुदाई मिला था? ये कन्नौज का ही है। जयचंद्र टीले में खुदाई मिला या कहीं ये नहीं जगह? बता सकते हैं।
सिखाना मूल्य मिला था। जी जी। और इधर हमारा अगला वंश आता है गुप्त वंश। ये गुप्त वंश उधर भी है, इधर भी गुप्त वंश से संबंधित है। विद्याधर, पत्थर स्टार्ट हो जाता है। अच्छा यहाँ से पत्थर हो जाता है। स्टार्ट हो जाता है। ये गुप्त वंश में ये विसावन, शिव मंदिर, अलंकरण वगैरह ये उस जमाने के मंदिर हुआ करते थे। ये इस टाइप के यहाँ मंदिर रखे हुए हैं। और ये क्या है? ग्वाल मैदान कन्नौज। ये ग्वाल मैदान में मिला था। ब्रह्माड़ी की मूर्ति ये ग्वाल मैदान में मिली थी। और ये पुरुष की मूर्तियाँ विष्णु जी की शायद ये मूर्ति उस जमाने की रही होगी। और ये कीर्ति मुख मिला है। और ये जैन आकृति, लेकिन इसमें ऊपर का धड़ तो गायब है। ये टूटी हुई मूर्तियाँ मिली हैं। जी जी, खंडित मूर्तियाँ मिली हैं। तो हमारे साथ यहाँ कुछ पुलिस वाले भैया, आप लोग म्यूजियम देखने आए हैं क्या? जी, कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग यहीं कन्नौज थाने से हैं। आपका नाम भैया? अभिनंदन कटियार जी, म्यूजियम देखने आए हैं। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। कैसा लगा यहाँ कन्नौज का म्यूजियम? बहुत बढ़िया लगा, पहली बार आया मैं तो। जी जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? रहने वाले तो मैं यहीं का हूँ, जसोदा। जसोदा का। चलिए और आगे कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं प्रतिहार। 950 ईवी से लेकर 1036 ईस्वी तक इसका इतिहास रहा है। तो ये इसमें कई प्रकार के मंदिर मिले हैं। तो ये आदर्श जी आपसे पूछना चाहेंगे, ये उसी जमाने की मूर्तियाँ, पत्थर वगैरह सब हैं गुजर प्रचार यहीं कन्नौज में ही मिले थे? मंदिर का कैसे अलंकरण होता था, जी जी जी, उसका इसमें बताया गया है। जी। कौन कौन सी मूर्तियां थी, कौन कौन से उनके ईश्वर थे जिनकी जी। पूजा की जाती है। जैसे विष्णु की जी। जी की पूजा की जाती है, 12 राय की पूजा की जाती है, महावीर जी की पूजा की जाती है। जी जी जी। इनके जो मंदिर वहाँ स्थापित किए जाते थे उसी समय के सारा यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। अच्छा, ये जो मंदिर है, ये इस डिजाइन का मंदिर कहीं कन्नौज में है अभी? अभी तो रिन्ड हो चुके हैं। अच्छा, अच्छा। और अब नहीं है। ये उसमें जो प्रतीकात्मक रूप थे वो यहाँ जी, पे जी। दिखाया गया है। ये बाराही देवी हैं शायद। हाँ, बाराही देवी है, उनका मंदिर है। इनका तो मंदिर भी है कहीं कन्नौज में। जी जी। और ये गणेश भगवान की मूर्ति मिली है उस जमाने की। अश्वारोही योद्धा, ये शायद महलों में लगाए जाते होंगे प्रतीकात्मक रूप प्रतीक। जी जी जी। डिजाइन के लिए। जैसे अब हम लोग आजकल प्रतीकात्मक गिफ्ट देते हैं एक दूसरे को, ये उसी समय सिंबल भेंट किए जाते होंगे पत्थर के बने हुए। जी, चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं। आज हम आपको एक ऐसी चीज़ दिखाते हैं कन्नौज की जो शायद अब आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखी होगी और कभी सुना भी नहीं होगा। हड्डियों के हथियार आपने इतिहास में सुने तो होंगे, शायद देखे कभी नहीं होंगे। और ये उस टाइम के हड्डियों के यहाँ पे हथियार रखे हुए हैं। और ये मालाएं हैं जो शायद हड्डियों से ही निर्मित है, हमें लगता है। ये हड्डियों की निर्मित है क्या? ये मिट्टी से निर्मित मालाएं हैं। ये दिखाएं जरा। और ये हड्डियों से निर्मित औजार हैं। ये दिखाएं जरा। ये पुराने ज़माने में हड्डियों से निर्मित औजार हैं जो युद्ध में प्रयोग किए जाते थे। देखिए ये छोटे छोटे से औजार। विकास जी, ये औजारों का प्रयोग किसमें, युद्ध लड़ने में होता होगा अक्सर कर? ये औजार क्या, घर में जो चीज़ें इस्तेमाल होती थी पहले, सुई नहीं होती थी, नोकदार चीज़ भी दिखाई पड़ेंगी आपको। जी जी। ये अलग अलग कपड़े सीने वगैरह में यही शायद प्रयोग होते होंगे। दोस्तों, उस जमाने में जो स्टैंप प्रयोग किए जाते थे, जैसे आज हम लोग सरकारी दफ्तरों में जाते हैं और देखते हैं कि जो अधिकारी रबड़ स्टैंप प्रयोग करते हैं, पुराने ज़माने में कैसी स्टैंप प्रयोग की जाती थी। तो ये विकास जी बताएं, ये जो स्टैंप रखे हुए हैं इनका क्या इतिहास है? देखिए, उस समय धातु की चीज़ों का उपयोग कम होता था, मिट्टी और पत्थर इनका उपयोग होता था। जी। और अलग अलग टाइम पे अलग अलग राजाओं ने अपने अपने स्टैम्प मोहर शुरू की थी। उन्हीं का कुछ यहाँ पे ये संजो के रखे गए हैं जो जी, जी। खुदाई में या टीले के आसपास मिले हैं। जी जी जी। ये वही मोहर हैं जिनको पत्राचार के समय या किसी अन्य चीज़ में स्टैंप लगाने के काम आती थी। अच्छा, ये किसी में लगा के प्रयोग किया जाता था या हाथ से पकड़ के ऐसे रख दिया जाता था? निश्चित तौर पे इसके लिए कुछ ना कुछ इस्तेमाल होता है। शायद लोहे, छपाई के काम आती है। छपाई में जैसे लोहे की कोई रॉड वगैरह होगी, उस पर लगा लिया, लगाने के बाद उसको ऐसे मार दिया। ये स्टैंप हैं। और ये तरह तरह के स्टैंप हैं। इसमें कुछ लिखा भी है। और इसमें यहाँ की भाषा तो भाई मेरे समझ में नहीं आ रही। विकास जी, आपकी कुछ समझ में आ रही है? नहीं, इसकी कोई भाषा हम लोग के समझ में नहीं आ रही। ये 5वीं सदी 9वीं सदी के आसपास। बहुत पुराने हैं, काफ़ी पुराने हैं। तो आदर्श जी, उस समय खुदाई में निकले होंगे कन्नौज की? हाँ, खुदाई में ही निकले थे। जी। जो अभी अपना जयचंद का किला है वहाँ पे कहीं खुदाई वहाँ से प्राप्त हुई है। कन्नौज में वास्तव में अनमोल रत्न गड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात, यहाँ का जो स्टाफ है पुरातत्व, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय में, इन लोग ने कैसे कैसे ये छोटी छोटी चीज़ें संग्रहित की होंगी। सबसे ज़्यादा तो आज जो हम लोग इसको देख रहे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं इन लोग की मेहनत जी जी। और इन लोग का जो संजोने का तरीका है। अब तो ये बहुत अच्छा एक म्यूजियम यहाँ बन गया। पहले सिर्फ एक कमरा था, वहाँ पे इसको सुरक्षित रखना सबसे बड़ी चुनौती थी इन लोग के लिए। और यहाँ मैं आया, मुझे व्यवस्था इतनी अच्छी लगी, साफ सफाई और जो अन्य व्यवस्थाएं थी, उसके लिए मैंने सबसे पहले इन म्यूजियम के कर्मचारियों का धन्यवाद भी किया। और जो व्यवस्थाएं देख के मैं इतना यहाँ खुश हुआ।
और रख रखाव वास्तव में बहुत अच्छा है यहाँ पे। दोस्तों एक आपको नायाब रत्न दिखाते हैं, उस ज़माने में जो गहने प्रयोग होते थे और जो पुरानी हस्तलिपियाँ कागज़ों पे कैसे हाथ से लिखा जाता था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं म्यूज़ियम के अंदर, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले इस वाले ये क्या चीज़ है, मैं आपसे जानना चाहूँगा अरविंद जी। विभिन्न कालों से प्राप्त मिट्टी और पत्थर जी, के जी। निर्मित जो है भार है, जी, ये ऊपर भार दिए हुए हैं, ये क्या चीज़ है, ये भार है सब। इनका किस लिए प्रयोग होता था? ये वेट करने के लिए, अच्छा, बाँट की जाए, बाँट भार की की जाए। जगह पे। जी जी, और उसके बाद में मिट्टी पत्थर से बनी हुई चूड़ियाँ हैं, ये चूड़ियाँ, जी। इसके नीचे ये इसके नीचे जो है हड्डी से बनी हुई चूड़ियाँ हैं, और ये पासे हैं। पासे हैं। पहले चौसर का खेल चौसर का खेल होता हो, ये वाला मामा पासा है सपनी को ये। खेलते देखा होगा। ये सारे पासे ये हैं। पासे ही हैं, अलग अलग साइज के हैं। अच्छा अच्छा, ये इधर गहने रखे हुए हैं शायद, ये उधर जो है मनके दिए हुए हैं, हाँ। मन के। और कीमती मनके हैं। अच्छा, इनका लगभग मार्केट में क्या प्राइस होगा इस समय? इस समय मिलते ही नहीं होंगे, प्राइस क्या होता है जी। उपलब्ध नहीं है। उस समय की चीज़ें आजकल कहाँ मिल रही हैं। कॉस्टली चीज़ें हैं। तो दोस्तों अब आपको आगे दिखाते हैं जो हस्तलिखित लिपियां हैं, कागज़ पे पहले कैसे हाथों से लिखाया जाता था। और वास्तव में मैं खुद देख के दंग रह गया कि आज के ज़माने में इस तरीके की राइटिंग लिखना इम्पॉसिबल है। ज़रा पहले इनको आके दिखाएं, अरविंद जी और विकास जी और आदर्श जी, तीनों लोग आके हमें यहाँ पे बताएं ये क्या है और ये काय की किताबें हैं, उन किताबों का क्या इतिहास है, इन पांडुलिपियों का। ये कौन सी लिपि है, इसकी शायद जानकारी है आपको किसी को? इसमें पांडुलिपि भी है, देवनागरी भी है। देवनागरी लिपि है। विकास जी, ये पुस्तकें कितनी पुरानी होंगी लगभग? ये हमारे समझ में 5वीं 6वीं शताब्दी के आसपास की रही होंगी। जी जी, हाँ, पहले की भी हो सकती हैं तमाम। उधर भी रखे हुए हैं पांडु। इधर भी हैं, हाँ ये कैसी रखी हैं। और आप इनमें राइटिंग देख सकते हैं, लिखने का तरीका आप देखिए कितना गजब का है। यहाँ पे मैं खुद ये देख के दंग रह गया कि कितना गजब का लिखने का तरीका है इनका। आज के ज़माने में तो कंप्यूटर भी फेल है इस टाइप की राइटिंग के लिए। और भी तमाम चीज़ें यहाँ पे देखो रखी हुई हैं। ये क्या चीज़ रखी हुई है? ये वही टेराकोटा बच्चों के खिलौने हैं। जी जी, खिलौने हैं बच्चों वाले, पहिए वगैरह जो गाड़ी वगैरह चलाते होंगे बच्चे छोटे। और इसके आगे क्या, ये अगला काउंटर लगा हुआ है, ये बर्तन है, ये पुराने बर्तन हैं। ये सब टूटे हुए हैं क्या? अच्छा अच्छा, ये हड्डियों से बने हैं, क्या चीज़ है? मिट्टी से बने हैं। कलर है उसका, अच्छा, कलर इसमें मिलाया गया। अलग तरह का, जी जी, उसकी विभिन्नता इसके अंदर बहुत अच्छी है। उस टाइम पर बर्तन इस तरह से हुआ। ये भी सब खिलौने हैं उसी समय के। ये इसमें लिखा है पाटल मुद्राएं, तीसरी भी सदी की हैं ये सब। छापने वाले को है, कपड़े छापने वाले, पहले कपड़ा व्हाइट ही आता था। जी जी। और ये क्या चीज़ है? उत्तरी काले चमकीले मृद भांड। अच्छा, ये जो पत्थर के हैं, सिंधु सभ्यता में आपने इनका जिक्र सुना होगा कि मृद भांड, मिट्टी के जो बर्तन, जो मिट्टी को पकाकर तैयार किए जाते थे बर्तन, उन्हें मृद भांड कहते थे। ये वही मृद भांड है, आप लोग देख लीजिए, शायद आपने इससे पहले ना कभी देखे हों। आपको दिखाता हूँ, ये वही मृद भांड है। मैं यहाँ इस बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पे आया हूँ। और विकास जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो चित्र लगा हुआ है बड़ा सा, आप देख रहे हैं, और यहाँ पर कान्यकुब्ज देश के नामकरण की कथा लिखी हुई है, इस कथा का क्या मतलब है? देखिए, कन्नौज को पहले कन्या कुब्जा, कान्य कुब्ज के नाम से जाना जाता था। उससे पहले कन्या कुब्जा के नाम से जाना जाता था। जी जी, और उसी का ये चित्रण है कि जी होता क्या था कि उस जमाने में जब किसी राज्य में कोई बड़ी घटना घटित होती थी, जी, तो वही उस राज्य की पहचान बन जाती थी, उसी जी, के नाम से वो राज्य जाना जाता था। जी। कन्नौज में एक शासक हुए थे कुशनाभ, महाराज कुशनाभ। उनकी 100 पुत्रियां थी, महाराज कुशनाभ, और रानी का नाम था घृताची। जी। इनकी 100 कन्याएं थी। जब 100 कन्याएं अपने यौवन अवस्था में थी, तो वो राज्य के बाग में, फुलवाड़ी में, वहाँ पे अपना विचरण कर रही थी। उनकी सुंदरता पे मोहित हो गए वायु देवता। जी वायु देवता ने प्रकट होकर इनको शादी का प्रस्ताव रखा। जी, तो इन कन्याओं ने अपने पिता की इच्छा के बिना शादी करने से इनकार कर दिया। जी। उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उससे कुपित होकर, नाराज होकर उन्होंने इन कन्याओं को कुब्जा होने का श्राप दे दिया। तो जिससे इन कन्याओं, सभी 100 कन्याओं के पीठ में कुबड़ निकल आया, कुब्जा हो गई है। जी, तो जी। कन्या कुब्जा एक राज्य में बहुत बड़ी घटना थी। 100 कन्याएं एक साथ कुब्जा हो गई, तो कन्या कुब्जा इसका नाम पड़ गया कन्नौज। इसीलिए कन्या कुब्जा भी बोला जाता है। कन्या कुब्जा नाम पड़ा था। जी, जी। अपभ्रंश होते होते कन्या कुब्जा, कान्य कुब्ज, कनौज, और फिर कन्नौज जाके फिर ऐसे कन्नौज नाम पड़ा। आज कन्नौज उसी है। का आज हम आपको दिखाते हैं पुष्य भूत या वर्धन वंश। आपने इतिहास में इनका नाम सुना होगा, पुष्य भूत वंश का। उन्हीं के परिवार में हम खड़े हैं, और ये परिवार उनका कन्नौज म्यूजियम के अंदर है।
ये पुष्यभूति वंश का परिवार इनके म्यूजियम के अंदर। तो यहाँ से हम पहले शुरुआत करते हैं, आपको बता देते हैं पूरा, और इसी पर हमारे साथ जानकारी विकास जी भी मौजूद हैं देने के लिए। पुष्यभूत या वर्धन वंश, उसके बाद आता है अगला वर्धन, नरवर्धन वंश, राजवर्धन, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, और प्रभाकर वर्धन के ये जो है 3 वंश बने थे, राजवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री पति ग्रहवर्मन। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें। जी। ये थानेश्वर एक राज्य जो आजकल हरियाणा में है, एक थानेश्वर राज्य हुआ करता था जिसके राजा थे प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन, कन्नौज का जब इतिहास की बात करते हैं तो लोग 2 ही राजाओं के बारे में बता पाते हैं, एक राजा हर्षवर्धन और दूसरा राजा जयचंद के बारे में। तो हर्षवर्धन की हम बात करते हैं तो हर्षवर्धन कन्नौज के निवासी थे या कहीं और के थे, ये लोगों को जानकारी नहीं थी। आज ये बात हम आपको बता दे रहे हैं। प्रभाकर वर्धन के बेटे थे, इनके प्रभाकर वर्धन के 2 बेटे और 1 बेटी थी। बड़े बेटे का नाम राजवर्धन था, छोटे बेटे का नाम हर्षवर्धन था और एक बेटी थी राजश्री। इनका कन्नौज से संपर्क ये था कि प्रभाकर वर्धन ने अपनी बेटी राजश्री की शादी कन्नौज के ग्रहवर्मन से की थी। तो जब राजश्री की शादी कन्नौज के ग्रहवर्मन से कर दी तो इनका यहाँ से रिश्ता जुड़ गया था। अब हम आते हैं अगली कड़ी में। ये जो आपको नज़ारा म्यूजियम में दिखाई दे रहा है, ये सम्राट हर्षवर्धन के जन्म के समय का नज़ारा दिखाया गया है। ये प्रभाकर वर्धन है, ये उनकी रानी है, और ये गोद में जो बच्चा है ये सम्राट हर्षवर्धन का जन्म दिखाया गया है यहाँ पे। और उनके जन्मोत्सव के समय ये जो दान दक्षिणा, वस्त्र वगैरह शायद बांटे गए होंगे, मालाएं वगैरह। और अगला नज़ारा जो हम दिखा रहे हैं, ये कन्नौज के राजा थे ग्रहवर्मन। जी। और ये हर्षवर्धन की बहन राजश्री, इनके विवाह का ये कार्यक्रम यहाँ संपन्न हो रहा है। ये नज़ारा यहाँ पे गैलरी में म्यूजियम में दिखाया गया है। हवन कुंड वगैरह पूरा बना हुआ है। विधिवत शादी हुई थी। अब यहाँ का इतिहास ये है कि जब राजश्री की शादी कन्नौज में हुई थी हर्षवर्धन की बहन, तो हर्षवर्धन यहाँ के शासक कैसे बन गए, बड़ा सवाल ये उठता है। तो इसके बारे में हम आपको बता दें कि जब राजश्री की शादी यहाँ पे ग्रहवर्मन से हुई थी, ग्रहवर्मन के पिता अवंतिवर्मन जो कन्नौज के शासक थे, काफ़ी बुजुर्ग हो चले थे और इन्होंने ये उत्तराधिकारी थे। इन्होंने जैसे पिता की निधन के बाद जब राज्यपाट संभाला कन्नौज का, तो ये युद्ध कला में उतने निपुण नहीं थे, उम्र में काफ़ी छोटे थे ये। तो कन्नौज राज्य पे नज़र थी गुप्त वंश के शासक देवगुप्त और शशांक की। तो उन्होंने भारी सेना लेकर कन्नौज पर आक्रमण किया और ग्रहवर्मन की हत्या कर दी थी। राजश्री को उन्होंने बंदी बना लिया था। आपके पीछे हम दिखाएंगे ये नज़ारा। ये राजा इसमें गुप्त वंश के देवगुप्त और शशांक का यहाँ दिखाया गया है। और राजश्री जो ये राजश्री हैं जो हथकड़ी लगे हुए हैं, इनके हथकड़ी लगी है, इनको बंदी बना लिया था यहीं कन्नौज में ग्रहवर्मन की हत्या करने के बाद। जब ये सूचना थानेश्वर पहुंची, इनके राजश्री के जब भाई को मिली सूचना, राज्यवर्धन जो हर्षवर्धन के बड़े भाई थे, तो वो कन्नौज आए और कन्नौज आके उन्होंने अपना जो सेना लेके आए थे उसके माध्यम से इन्होंने देवगुप्त और शशांक पे आक्रमण किया और इनकी सेना को राजा समेत खदेड़ दिया था कन्नौज राज्य के बाहर। और उसके बाद कन्नौज में अपना फिर से शासन स्थापित किया। और जब इन दोनों राजाओं को लगा कि हम राज्यवर्धन से युद्ध में नहीं जीत सकते, महापराक्रमी है, तो उन्होंने छल से बाद में राज्यवर्धन को अपने शिविर में बुलाया, शादी का प्रस्ताव भेजा था, उस पर बातचीत करने के लिए अपने शिविर में बुलाया और शर्त रखी थी कि बिना सेना के और बिना शस्त्र के आएंगे, शादी का संबंध उनके साथ स्थापित करना चाहते हैं। इस पर भरोसा करके राज्यवर्धन उनके शिविर में चले गए थे, जहाँ इन लोग ने घेर के उनको वहाँ पे उनकी भी हत्या कर दी थी। इसके बाद राजश्री इतनी विचलित हो गई कि एक राजश्री के पति की हत्या हुई थी, उसके कुछ समय बाद उनके बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या हो गई। उसके बाद वो इतना विचलित हो गए कि कन्नौज राज्य से वो अपना क्या कहते हैं सती होने के लिए यहाँ से निकल गए थे और यहाँ से भागते भागते वो विंध्याचल के जंगलों में पहुँच गए। विंध्याचल के जंगलों में जाने के बाद उन्होंने वहाँ पे लकड़ी इकट्ठी की और वहाँ पे चिता बनाई खुद सती होने के लिए। इस दौरान जब भाई की हत्या की जानकारी सम्राट हर्षवर्धन को लगी तो वो थानेश्वर से कन्नौज आ गए। और जब पता चला कि राजश्री यहाँ से निकल के कहीं सती होने के लिए गई हैं, तो ढूंढते ढूंढते लोगों से पूछते गए। तो विंध्याचल के जंगल में आप देखेंगे पीछे एक कुटिया बनी दिखाई पड़ रही है आपको, पीछे एक मिनट, पीछे एक कुटिया बनी दिखाई पड़ रही है। यहाँ एक कोई ऋषि थे जो अपना तपस्या करने के लिए रुके थे। राजश्री की मुलाकात उनसे हुई होगी, तो ये विचलित थे, तो इनसे पूछा तो इन्होंने अपने विचलित होने का कारण उनको बताया था। उसके बाद ही अपना चिता लगा के सती होने जा रही थी। जब सम्राट हर्षवर्धन उस कुटिया के पास पहुँचे तो यही ऋषि जो थे इन्होंने बताया था कि यहाँ एक महिला थी जो बहुत विचलित थी और वो आत्महत्या करने के लिए गई हुई है। तो ढूंढते ढूंढते हर्षवर्धन राजश्री के पास पहुँच गए। चिता पे बैठने से पहले आप देख रहे हैं पीछे चिता भी लगी हुई है। चिता पे बैठने से पहले हर्षवर्धन अपनी बहन को जीवित वहाँ से ले आए थे। उनको भरोसा दिया कि आपका राज्य वैभव
सब कुछ आपका वापस करेंगे। और उसके बाद आप देखिए ये आया है कन्नौज में सम्राट हर्षवर्धन का दरबार। जब अपनी बहन को लेके कन्नौज वापस आ गए थे तो बहन की आज्ञा से उन्होंने यहाँ की राजगद्दी संभाली, और जो मंत्रिमंडल इनका बैठता था, राज दरबार लगता था, उसमें बहन की इच्छा के बिना ये कोई काम नहीं करते थे। इसलिए बहन को भी एक इन्होंने स्थान दे रखा था, साइड जो भी अंतिम निर्णय होता था बहन की इच्छा से ही राज्य को संचालित किया। अच्छा विकास जी, इसके पहले वो उधर युद्ध दिख रहा है, वो क्या चीज है? वो वही राज्यवर्धन के समय का युद्ध का नजारा दिखाया गया। तो राज्यवर्धन देवगुप्त जो इस गद्दी पर बैठने से पहले युद्ध हुआ था? नहीं, हर्षवर्धन का यहाँ गद्दी बैठने से पहले कोई युद्ध ही नहीं हुआ था। अच्छा अच्छा। वो तो अपनी बहन को ले आए थे, चूंकि देव उनको भगा दिया था, खदेड़ दिया था। जी जी जी। उसके बाद देवगुप्त और शशांक का जो युद्ध हुआ था राज्यवर्धन का, उसका नज़ारा ये दिखाया गया। इसके बाद इन्होंने जब राजगद्दी राज सत्ता संभाली कन्नौज की, तो थानेश्वर और कन्नौज राज को मिला के कन्नौज को यहाँ की राजधानी बना दिया था पूरे को। और ये राजगद्दी संभालने के बाद इन्होंने लगातार 6 साल तक युद्ध किए, भीषण युद्ध किए। कई राज्य के राजाओं को इन्होंने परास्त किया, अपने अधीन किया। बहुत से राजा इनकी ताकत को देख के खुद अब इनके अधीनता स्वीकार कर ली। और एक समय वो आया कि कन्नौज पूरे उत्तर भारत की, सम्राट हर्षवर्धन के समय में पूरे उत्तर भारत की राजधानी बन गई थी। जी, तो विकास जी ने हमें ये कन्नौज का इतिहास बताया। और इसके बाद आगे आते हैं विकास जी, ये इधर भी जरा बताएं, ये जो इतना पूरा मैपिंग है ये क्या चीज़ है? देखिए सबसे पहले तो इधर आप देखेंगे तो ये एक आपको दिखाई पड़ रहा है कोई राजा के पेश में कुछ लिखते हुए। और इधर देखेंगे तो इधर बहुत से लोग हाथ फैलाए हुए। ये हर्षवर्धन ही है क्या? ये सम्राट हर्षवर्धन है, और ये बहुत बड़े नाटककार भी थे। इन्होंने रत्नावली, प्रियदर्शिका, इस टाइप के अपने नाटक लिखे थे, और वही उनके लेखन कार्य का एक चित्रण यहाँ पे किया गया है ये म्यूजियम की गैलरी में। इधर इनका दिखाया गया है, ये सम्राट हर्षवर्धन है जो समय समय पे राज्य में जरूरतमंदों को दान दिया करते थे। जी जी। और बहुत कुछ उन लोग को राज का वो दे दिया करते थे, सौंपते थे। दोस्तों अब आपको दिखाते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। ये कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार शासकों का यहाँ पर विवरण लिखा हुआ है बोर्ड पे। नागभट्ट द्वितीय, इन्होंने शासन किया 810 से 833 ईस्वी तक। अगले थे रामभद्र, इन्होंने 833 से 836 ईस्वी तक। अगले हैं मिहिर भोज या भोज प्रथम भी इन्हें कहा जाता था, इन्होंने 836 से 885 ईस्वी तक। अगले हुए हैं महेंद्रपाल प्रथम, इन्होंने 885 से 910 ईस्वी तक। अगले हैं भोज द्वितीय 910 से 912। फिर हुए हैं महिपाल या विनायक पाल प्रथम, इन्होंने 912 से 944। 7 नंबर पर हैं महेंद्रपाल द्वितीय, इन्होंने 944 से 947 ईस्वी तक। फिर हुए हैं देवपाल 947 से 953। इसके बाद आते हैं विनायक पाल 953 से 957। विजयी पाल 957 से 988 ईस्वी तक। राज्यपाल 988 से 1019 तक। और त्रिलोचन पाल 1019 से 1035 तक। और अंतिम शासक हैं यशपाल 1035 से 1036 तक। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रथम शासक हैं, इसकी स्थापना की थी नागभट्ट द्वितीय ने, और इसके अंतिम शासक हैं यशपाल। और इसके प्रभा जी अभी जो आपने नाम गिनाए थे, ये यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, इसमें लिखे हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के कई शासकों के नाम लिखे हैं। और ये उन लोग के लिए भी उपयुक्त हो सकते हैं, नाम याद कर लें जो लोग कंपटीशन में बैठते हैं। कभी कभी सवाल आया था कन्नौज के 5 राजाओं के नाम बताओ, तो कन्नौज के 2 राजाओं से ज़्यादा लोग नाम ही नहीं जानते थे। उनके लिए आपने बहुत अच्छा ये एक यहाँ पे वीडियो में दिखाया है कि इतने गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक कन्नौज बनाए हैं। और ये मिहिर भोज प्रथम का यहाँ पे चित्र लगा हुआ है, मूर्ति लगी हुई है, जो कि 836 में उन्होंने यहाँ पे शासन कन्नौज का संभाला था। और 50 वर्ष तक लगातार कन्नौज पे शासन किया था इन्होंने, मिहिर भोज प्रथम ने। तो इसके बाद आप अपने पीछे देखेंगे, ये नज़ारा उस समय का है। मुगल आक्रमणकारी जब भारत में आए थे, जी जी, और उस समय का नज़ारा है कैसे वो युद्ध करते थे, लूटपाट करते थे, महिलाओं का जेवर छीनते थे। वो एक नज़ारा यहाँ पे दिखाया गया है। और दूसरा आप देख रहे हैं चित्रकारी के माध्यम से दिखाया गया कि हमारे जो भवन थे, जो आजकल मंदिर और मस्जिद की लड़ाई चल रही है, तोड़ने फोड़ने का। ये उस जमाने में मुगल जो है यहाँ कन्नौज के मंदिर तोड़ रहे हैं। मंदिर है क्या, यहाँ के जो महल थे वो सब ध्वस्त किए हैं इन्होंने। तो वो उस समय का नज़ारा यहाँ पे जी जी प्रदर्शित किया गया है। अगला इसके बाद आप दिखाइए जरा, ये चित्र काय के हैं और इनका क्या इतिहास है? जो दरबार जैसा लगा हुआ है, ये थोड़ा भैया आप साइड में हो जाएं जरा। ये कन्नौज में जी जी, जो अंतिम हिंदू सम्राट हुए राजा जयचंद का, उनका दरबार ये यहाँ पे दर्शाया गया है। आप देख रहे हैं सामने जो सिंहासन में बैठे हुए हैं, महापराक्रमी राजा जयचंद कन्नौज के सम्राट हुए। जी जी, उनका ये नज़ारा है, दरबार है। और
एक इधर आप दिखाएंगे तो इधर एक स्वयंवर का सीन दिखाया गया है। जी ये पृथ्वीराज चौहान और संयोगता के बारे में जो एक बात कही जाती थी कि उनका स्वयंवर हुआ था, उनसे शादी हुई थी, तो एक यहाँ प्रतीकात्मक रूप में दिखाया गया है, हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। पृथ्वीराज चौहान संयोगता को विकास जी, एक इस चीज में बड़ा कंफ्यूजन है कि जयचंद ने आरोप लगाया था कि संयोगिता को पृथ्वीराज चौहान अपहरण करके ले गए थे, मगर कुछ लोगों का मानना है कि संयोगिता जो है अपने मन से पृथ्वीराज चौहान के साथ गई थी। तो थोड़ा इस चीज को कंफ्यूजन दूर करें। देखिए, आजकल जो संसाधन है ना, आजकल फ़ोन चलते हैं, संसाधन है आने जाने के, तो लोग एक दूसरे से मिलते रहते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। पहले ज़माने में आने जाने के संसाधन ही नहीं होते थे, जी तो बहुत समय तक लोग अपने दादी बाबा नाना नानी को भी नहीं पहचान पाते थे कि कौन है। तो संयोगता की बात की जाए तो राजा जयचंद्र और पृथ्वीराज के बीच में उसी समय से तकरार शुरू हो गई थी, जब दिल्ली के सिंहासन जो उनके नाना थे वहाँ के अनंतपाल, उनका सिंहासन जब वहाँ पे राजगद्दी संभालने की बात थी, तो पृथ्वीराज चौहान और इनके परिवार वालों के षड्यंत्र से वो सिंहासन इनको मिला, जबकि जयचंद से उम्र में छोटे थे, मौसेरे भाई थे दोनों। बड़े होने के नाते उत्तराधिकारी ये थे, लेकिन षड्यंत्र करके इनको वहाँ से राजगद्दी नहीं मिलने दी गई और पृथ्वीराज चौहान को सौंप दी गई। उसके बाद ये अपने कन्नौज राज्य में वापस आ गए, इन्होंने कन्नौज की सत्ता संभाली। तो उसी समय से थोड़ा इनके बीच में अनबन भी था, और जब आना जाना नहीं था तो संयोगता का जन्म हुआ। एक तो रिश्ते में वो भतीजी हुई पृथ्वीराज चौहान की, तो जब आना जाना था, जब वो उनको देखा ही नहीं था तो प्रेम प्रसंग होने की बात ही नहीं आती है। सिरे से यहीं पे इस बात को खारिज कर देना चाहिए। दूसरा ये, चूंकि लोग देखना चाहते हैं पृथ्वीराज का और संयोगता के स्वयंवर का सीन, तो वो यहाँ दिखाया गया। दूसरा आप पीछे देखेंगे हमारे दीवार में दिखा हुआ है, जो ये पेंटिंग बनी हुई है, ये देखिए, ये कन्नौज राज्य का एक द्वार दिखाया गया है, राज्य का द्वार है, और यहाँ सैनिक पीछे भाग रहे हैं और आगे पृथ्वीराज संयोगता को अपहरण करके ले जा रहा। सच्चाई भी यही है कि इस पृथ्वीराज ने संयोगता का, अपनी भतीजी का ही अपहरण किया था, और उसी को लेकर दोनों मौसेरे भाइयों और जयचंद और पृथ्वीराज के बीच अनबन थी। मतलब जो है उसका फायदा कहीं ना कहीं मुगलों ने उठाया, और ये आके आपको जो चंदावर, इटावा के पास एक जगह प्रति चंदावर, ये वहाँ के युद्ध का सीन दिखाया गया। चंदावर के मैदान में जब मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच युद्ध हुआ, ये पूरा जो है युद्ध, ये वहाँ का सीन। अच्छा, ये बात जो है गलत बताई जाती है कि पृथ्वीराज चौहान और संयोगता में प्रेम प्रसंग था। कहीं नहीं है, जिक्र नहीं है, इतिहास के पन्नों में कहीं जिक्र नहीं है। जी। केवल पृथ्वीराज रासों में, जो एक पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था, जो उनकी तारीफ में कसीदे करता था, चंद्रवरदाई, उसने कहीं इसका जिक्र किया होगा, बाकी इतिहास में बात का कोई जिक्र नहीं है। ये बात कहाँ से शुरू हुई? ये कौन है? विकास जी जरा इधर आए। आप इधर आ जाते हैं तो ये भी मामला राजा जयचंद्र के समय शासनकाल का ही जुड़ा हुआ है। आपने नाम सुना होगा, दो महापराक्रमी योद्धा हुए, दो भाई थे सगे, आला और उदल। आजकल आप लोग आला सुनते होंगे, आला बताया जाता है, वो पंक्तियां होती हैं जिसको अगर कायदे से गाया जाए तो भुजाएं फड़कने लग जाती है युद्ध के लिए। तो ये दोनों योद्धा थे, आला और उदल, और इनकी जो पंक्तियां थी गाते थे ये जोश भरने के लिए। ये दर्शक बैठे हैं, हमें लगता है ये लोग सुनने के लिए बैठे हैं, इनका आला की पंक्तियां सुनने के लिए। तो अच्छा, ये आला उदल योद्धा भी बताया जाता थे, बहुत पराक्रमी योद्धा थे। कई राज्य की सेनाओं से इन्होंने युद्ध किया, और अकेले दोनों भाइयों ने पूरी सेनाओं को परास्त किया। इनका महोबा और कन्नौज से भी कुछ इसी में रिश्ता जुड़ा हुआ है। महोबा के राजा थे क्या कहते हैं, परमाल। राजा परमाल ने किसी बात से खिन्न होके, उसका भी इतिहास अलग है, वो बताएंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा सर। खिन्न होके इन दोनों भाइयों को अपने राज्य से निकाल दिया था। तो जब महोबा से निकाले गए तो ये वहां से चलते चलते हाथी पे सवार होके निकले थे, और कन्नौज से निकले तो इनको पता था कन्नौज में एक सिद्धपीठ देवी मंदिर है, फूलमती माता का मंदिर। ये दोनों लोग जब हाथी से निकले तो माता का मंदिर पड़ा, वहां दर्शन करने के लिए रुके। तो जब कोई एक राजा के बेस में जब कोई दूसरे राज्य में घुसता था तो वहां की सेना में, वहां के लोगों में कौतूहल हो जाता था कि कौन आया, कोई युद्ध करने के लिए तो नहीं आया। तो यहाँ के लोगों ने जब राजा जयचंद के यहाँ दरबार में सूचना भिजवाई कि दो लोग कोई हाथी से आए हैं और कोई राजकुमार मालूम पड़ रहे हैं। तो जयचंद के भतीजे लाखन, जो सेनापति भी थे उनके जयचंद के, तो वो आके जब देखा तो इन्होंने आला उदल को पहचान लिया, और इनसे मित्रता भी थी उनकी। तो आला उदल से जब पूछा तो उन्होंने बताया कि हमें वहाँ महोबा साथ से निकाला गया, और हमने जो है जा रहे हैं, जहाँ शरण मिलेगी वहाँ रुक जाएंगे। तो जयचंद लाखन ने अपने चाचा जयचंद के पास ले जाके इनको मुलाकात कराई, और ऐसे पराक्रमी योद्धाओं को अपने राज्य में रखना उन्होंने सौभाग्य की बात समझी। और इनको कन्नौज राज्य की जो सेना रुकती थी, रिजगिर में महल था, वहाँ पे सेना रुकती थी, सेना के महल में इनको शरण दी, और इस आशय से शरण दी कि ये हमारी सेना को युद्ध कला सिखाएंगे, उन सैनिकों को उसमें निपुण करेंगे। तो ये काफ़ी टाइम तक कन्नौज में रुके, और रिजगिर के पास गंगा नदी किनारे एक जगह पड़ती है रिजगिर, वहाँ आज भी इनके ध्वस्त
टीले के अवशेष हैं वहाँ पे। आला उदल का टीला कन्नौज में बोला जाता है, तो कन्नौज से ये इनका जुड़ाव रहा। हालांकि बाद में राजा परमार को अपनी गलती का एहसास हुआ और उनको जब युद्ध के समय ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने आला उदल दोनों को प्रस्ताव भिजवा के वापस बुलवाया था अपने राज्य में। तो दोस्तों ये था कन्नौज का इतिहास और कन्नौज का म्यूजियम मैंने आपको पूरा दिखाया। हमारे साथ सहयोग देने के लिए विकास जी मौजूद रहे, आदर्श जी मौजूद रहे, अरविंद जी मौजूद रहे। आप तीनों लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है और कन्नौज के विषय में यदि आपको भी कुछ जानकारी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो को देखकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो भी हमें बताइएगा। इस वीडियो में कोई त्रुटि है तो वो भी हमें बताइएगा। दोस्तों मैं हूँ प्रभात और आप देख रहे हैं डिस्कवर इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।